देवपुर गांव उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा हुआ है, जहां समय जैसे रुक गया हो। यहां एक कहावत है जो सदियों से चली आ रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ बाप अपने बच्चों को सुनाते आए हैं कि जब सूरज उगने से पहले हर घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो जाती हैं, तो बुजुर्ग कहते हैं कि अगर शादी की रात दुल्हन डर जाए और सुबह की पहली किरण उस पर पड़ जाए, तो वो लड़की उस घर की नहीं रहती। ये बात इतनी गहराई से गांव की रगों में बसी है कि कोई भी इसे नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन राहुल को इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। राहुल शहर में पढ़ा लिखा था, इंजीनियरिंग की डिग्री थी उसके पास, दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से पास हुआ था और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी सोच मॉडर्न थी, साइंटिफिक थी। वो हमेशा कहता था कि आज के ज़माने में भी लोग इन पुरानी बातों में यकीन करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। जब वो अपनी शादी के लिए देवपुर वापस आया, तो गांव के लोगों की इन अंधविश्वासी बातों को सुनकर हंसता था। उसका कहना था कि भूत प्रेत सिर्फ डरपोक लोगों के बहाने होते हैं। लेकिन उस रात जो हुआ, वो राहुल की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। गांव में राहुल के दादाजी की एक पुरानी हवेली थी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी। मोटी दीवारें, ऊंची छतें और बड़े बड़े कमरे। हवेली की आर्किटेक्चर उस जमाने की थी जब लोग घर बनाते समय हर छोटी बात का ख्याल रखते थे। लेकिन साल भर से ज्यादा समय से यह हवेली खाली पड़ी थी। राहुल के दादाजी के गुजरने के बाद कोई भी यहां रहने को तैयार नहीं था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में रातों को अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के चलने की आवाज, कभी किसी के रोने की आवाज। लेकिन राहुल ने इन सब बातों को सुनकर कहा था कि यह सब बकवास है, सिर्फ पुरानी इमारत की आवाजें हैं। सावित्री एक खूबसूरत लड़की थी, पास के ही गांव की रहने वाली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। उसके बाल लंबे और काले थे, चेहरा गोरा और मासूम। लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई दिखती थी, जैसे कि वो कुछ सोच रही हो। शादी से पहले जब भी राहुल उससे मिलता था तो सावित्री हमेशा खुश दिखती थी। लेकिन जब भी बात उस पुरानी हवेली की आती थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी आ जाती थी। वो कहती थी कि उसे वो जगह अच्छी नहीं लगती, लेकिन राहुल हमेशा कहता था कि यह सब मन का वहम है। शादी की रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। पूरा गांव जुटा था, ढोल नगाड़े बज रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं, रंग बिरंगी लाइट्स लगाई गई थीं, खाने पीने का बहुत इंतजाम था। राहुल के शहरी दोस्त भी आए थे। सब कुछ बहुत खुशी का माहौल था। लेकिन जैसे जैसे रात का समय आया, गांव के बुजुर्गों के चेहरे पर एक अजीब सी चिंता दिखने लगी। वो आपस में धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। राहुल ने देखा कि उसकी दादी माँ भी बहुत परेशान लग रही हैं। जब सभी रस्में पूरी हो गईं और मेहमान जाने लगे, तो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित रामनाथ जी ने राहुल को अलग में बुलाया। वो 80 साल के थे और गांव के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने राहुल को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि रात के बाद सुबह 4 से 5 बजे तक किसी भी खिड़की या दरवाजे को खुला न रखे। उन्होंने बताया कि इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना है और यहाँ कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आज भी यहाँ की हवा में तैरती रहती हैं। राहुल ने इसे मजाक समझा और कहा कि ये सब बकवास है। पंडित जी ने कहा कि तुम शहर में रहकर ये सब भूल गए हो, लेकिन कुछ चीजें सच में होती हैं। शादी की रात राहुल और सावित्री अपने कमरे में थे। वो कमरा हवेली के दूसरे माले पर था। पुराना हवेली जैसा घर था। दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं, राहुल के दादा दादी की तस्वीरें, उनके पुरखों की तस्वीरें। कमरे में एक बड़ा सा वुडन बेड था जिस पर हाथ का काम किया हुआ था। एक पुराना ड्रेसिंग टेबल था जिसका शीशा थोड़ा धुंधला हो गया था। कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी जो सर्दी के मौसम में भी असामान्य लगती थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे कि कोई पुराना परफ्यूम हो। सावित्री चुप चुप सी बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी परेशानी दिख रही थी। राहुल ने देखा कि सावित्री बार बार कमरे के कोनों की तरफ देख रही है, जैसे कि वो कुछ ढूंढ रही हो। उसने पूछा कि क्या बात है, तो सावित्री ने कहा कि उसे लग रहा है जैसे कि कोई उसे देख रहा है। राहुल ने हंसकर कहा कि ये नई जगह का असर है, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सावित्री की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वो बार बार अपने कपड़े ठीक कर रही थी, बार बार अपने बाल संवार रही थी, जैसे कि वो किसी के सामने प्रेजेंटेबल दिखना चाहती हो। रात के करीब 12 बजे सावित्री ने राहुल से कहा कि उसे बहुत प्यास लगी है। राहुल पानी लेने नीचे गया। जब वो वापस आया तो देखा कि सावित्री खिड़की के पास खड़ी है और बाहर देख रही है। उसने पूछा कि क्या देख रही हो,
तो सावित्री ने कहा कि बाहर कुछ अजीब लग रहा है। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं दिखा। बस गांव की सामान्य रात थी। कुछ घरों में लाइट्स जल रही थीं, कुछ कुत्ते भौंक रहे थे। रात के करीब 2 बजे सावित्री ने राहुल से कहा कि उसे यहाँ की सुबह की रोशनी कुछ अलग लगती है। राहुल ने पूछा कि क्या मतलब है इसका। सावित्री ने कहा कि उसे लगता है जैसे कि सुबह की रोशनी यहाँ सिर्फ रोशनी नहीं होती, बल्कि कुछ और भी होती है। उसने कहा कि जब भी वो इस हवेली के बारे में सोचती है तो उसे लगता है कि यहाँ कोई उसका इंतजार कर रहा है। राहुल ने इसे नई जगह का डर समझा और सावित्री को तसल्ली देने की कोशिश की। उसने कहा कि ये सब मन का वहम है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, कमरे में ठंडक बढ़ती गई। अजीब बात यह थी कि बाहर का मौसम सामान्य था, लेकिन कमरे के अंदर टेम्परेचर लगातार गिरता जा रहा था। राहुल ने हीटर चलाने की सोची, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कमी के कारण वो काम नहीं कर रहा था। सावित्री की बेचैनी भी बढ़ रही थी। वो बार बार खिड़की की तरफ देख रही थी, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वो बार बार अपने गले को सहला रही थी। राहुल ने देखा कि सावित्री के हाथ कांप रहे हैं। उसने पूछा कि क्या बात है, लेकिन सावित्री ने सिर्फ इतना कहा कि उसे डर लग रहा है। राहुल ने सावित्री को अपनी बाहों में लेकर कहा कि वो उसके साथ है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन सावित्री का डर कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। वो कह रही थी कि उसे लग रहा है कि जैसे कि कोई उसे छू रहा है। राहुल ने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद वेडिंग की वजह से सावित्री नर्वस है, ये सब उसके मन का वहम है। रात के 3 बजे अचानक कमरे में एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कि कोई पायल की आवाज हो। छन 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 छन। आवाज बहुत साफ थी, जैसे कि कोई कमरे में ही चल रहा हो। राहुल ने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने सावित्री से पूछा कि क्या तुमने कोई आवाज सुनी? तो सावित्री ने कहा कि हाँ, ये पायल की आवाज है। सावित्री की सांसें तेज हो गईं। उसने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। पायल की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कि कोई कमरे में चल रहा हो। आवाज कभी दाईं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से, जैसे कि कोई कमरे में चक्कर लगा रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके कमरे की लाइट जलाई। पूरा कमरा रोशनी से भर गया, लेकिन कोई नहीं था। पायल की आवाज अभी भी आ रही थी। राहुल ने देखा कि सावित्री का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। राहुल ने कहा कि शायद ये बाहर से आ रही है या फिर कोई जानवर है, लेकिन आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कि कोई औरत के पैरों में पायल हो। फिर अचानक एक हंसी की आवाज आई, लेकिन ये कोई खुशी की हंसी नहीं थी। ये एक दर्दनाक हंसी थी, जैसे कि कोई बहुत तकलीफ में हो। हंसी में एक अजीब सा दर्द था, जैसे कि कोई रो रहा हो और हंस भी रहा हो। आवाज कभी पास से आती, कभी दूर से, जैसे कि कोई कमरे में घूम रहा हो। सावित्री ने राहुल से कहा कि वो यहाँ से जाना चाहती है। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके पास आना चाहता है। लेकिन राहुल ने कहा कि ये सब सिर्फ हवा की आवाज है, कुछ नहीं है। उसने कहा कि पुराने घरों में ऐसी आवाजें आती रहती हैं, लेकिन हंसी की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी तेज, कभी धीमी, कभी पास, कभी दूर। सावित्री अब बिल्कुल डर गई थी। वो राहुल से चिपक कर बैठी थी और कांप रही थी। उसने कहा कि उसे लग रहा है कि जैसे कि कोई उसे छूने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने देखा कि कमरे का टेम्परेचर और भी गिर गया है। अब तो सांस भी दिखने लगी थी। रात के 3:30 पर अचानक हंसी की आवाज रुक गई। कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा और भी डरावना था, जैसे कि कोई तूफान से पहले की शांति हो। सावित्री ने कहा कि उसे लग रहा है कि अब कुछ होने वाला है। राहुल ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन खुद भी परेशान हो रहा था। उसकी साइंटिफिक सोच कह रही थी कि यह सब कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशन होगा, लेकिन जो कुछ हो रहा था वो समझ से बाहर था। रात के 4 बजे कमरे में एक अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कि कुछ जल रहा हो, लेकिन कहीं कोई आग नहीं थी। गंध तेज होती जा रही थी। सावित्री ने कहा कि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। राहुल ने खिड़की खोलने की सोची, लेकिन फिर उसे पंडित जी की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि 4 से 5 बजे तक कोई भी खिड़की या दरवाजा ना खोले। रात के 4:10 पर सावित्री अचानक उठकर खिड़की के पास गई। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन सावित्री जैसे किसी के कंट्रोल में हो, वो खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगी। उसने कहा कि बाहर कोई है। राहुल ने देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा था। रात के 4:11 पर अचानक खिड़की से सुबह की पहली किरण अंदर आई।
वो किरण सीधे सावित्री के चेहरे पर पड़ी। जैसे ही वो रोशनी सावित्री को छुई, उसकी आंखें सफेद हो गई, उसका पूरा शरीर अकड़ गया। राहुल घबरा गया और सावित्री को हिलाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री का शरीर बिल्कुल सख्त हो गया था, जैसे कि वो पत्थर की मूर्ति हो। राहुल ने जोर से सावित्री को हिलाया। उसने उसका नाम पुकारा, लेकिन सावित्री कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कहीं और देख रही थी, जैसे कि वो किसी और दुनिया में हो। राहुल ने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो महसूस हुआ कि उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया है। लेकिन सावित्री ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और एक अलग आवाज में कहा कि इतने सालों बाद उसे घर मिल गया है। राहुल को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। सावित्री की आवाज बिल्कुल बदल गई थी। वो एक बूढ़ी औरत की तरह बोल रही थी। उसके बोलने का तरीका भी अलग था, जैसे कि वो किसी पुराने जमाने की भाषा बोल रही हो। सावित्री ने अपना सिर उठाया और राहुल की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वो हंसी और कहा कि ये शरीर बहुत अच्छा है, गर्म है, जवान है। राहुल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। राहुल ने जोर से सावित्री को हिलाया और पूछा कि उसे क्या हो गया है, लेकिन सावित्री ने कहा कि वो सावित्री नहीं है। उसने कहा कि सावित्री अब नहीं है, अब सिर्फ किरण है। उसने कहा कि इस शरीर में अब वो रहेगी। राहुल की सांस फूलने लगी। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो जो सावित्री के सामने बैठा था वो सावित्री नहीं थी। तभी बाहर से गांव के बुजुर्ग की आवाज़ आई। पंडित रामराज जी चिल्ला रहे थे कि ये किरण पिचाचनी है। राहुल ने दरवाज़ा खोला और देखा कि पूरा गांव जाग गया है। सभी लोग डरे हुए थे। कुछ लोग मंत्र पढ़ रहे थे, कुछ लोग भागने की तैयारी कर रहे थे। पंडित जी ने राहुल को बताया कि जो कुछ हो रहा है वो किरण पिचाचनी का काम है। पंडित जी ने राहुल को पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि कई साल पहले, लगभग 25 साल पहले, इसी हवेली में एक लड़की रहती थी जिसका नाम किरण था। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल सावित्री की तरह। उसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी, लेकिन शादी के बाद पता चला कि दहेज कम है। किरण के माता पिता गरीब थे, वो ज्यादा दहेज नहीं दे सकते थे। ससुराल वालों ने पहले तो किरण को परेशान किया, फिर मारा पीटा और आखिर में उसे जिंदा जला दिया। पंडित जी ने बताया कि मरते समय किरण ने श्राप दिया था। उसने कहा था कि वो हर उस घर में आएगी जहां शादी की रात डर होगा। वो डरी हुई दुल्हनों के शरीर में घुसकर उन्हें अपना घर बनाएगी। उसने कहा था कि जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो ऐसे ही भटकती रहेगी, और सुबह की पहली किरण उसके लिए दरवाज़ा है इस दुनिया में आने के लिए। राहुल को विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी साइंटिफिक माइंड इन सब बातों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रही थी, लेकिन जब उसने सावित्री को देखा तो वो बिल्कुल अलग लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो हंस रही थी, लेकिन वो हंसी बहुत डरावनी थी, जैसे कि कोई पागल हंस रहा हो। सावित्री ने राहुल से कहा कि अब ये उसका घर है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। उसने कहा कि इतने सालों बाद उसे एक अच्छा शरीर मिला है। राहुल ने सावित्री को समझाने की कोशिश की। उसने कहा कि वो सावित्री है, उसकी पत्नी है, उन्होंने कल ही शादी की है। लेकिन सावित्री ने कहा कि सावित्री अब नहीं है, अब सिर्फ किरण है। उसने कहा कि ये शरीर अब उसका है और वो इसे छोड़ने वाली नहीं है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी सावित्री कहाँ गई और ये कौन है जो उसके शरीर में है। पंडित जी ने राहुल को बताया कि अगर सूरज पूरी तरह निकल गया तो सब खत्म हो जाएगा। किरण पिशाचनी हमेशा के लिए सावित्री के शरीर में रह जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो किसी तरह से किरण को इस शरीर से निकालना होगा, या फिर इस शरीर को इतना तकलीफ में डालना होगा कि किरण खुद निकल जाए। राहुल के पास ज्यादा समय नहीं था। आसमान में सुबह की रोशनी फैलने लगी थी। राहुल ने सावित्री के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वो अचानक बहुत ताकतवर हो गई थी। उसने राहुल को धक्का दिया और वो दीवार से जा टकराया। सावित्री की ताकत असामान्य थी, जैसे कि उसमें 10 आदमियों की ताकत हो। वो हंसती रही और कहती रही कि अब ये उसका घर है। उसने कहा कि वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी एक अच्छे शरीर का। राहुल को एक आइडिया आया। उसने देखा कि कमरे में एक दिया जल रहा था। उसने सोचा कि अगर वो पूरी हवेली में आग लगा दे तो शायद किरण पिशाचिनी को जाना पड़े। ये एक खतरनाक फैसला था, लेकिन राहुल के पास कोई और चारा नहीं था। उसे लगा कि अगर ये हवेली किरण का घर है तो शायद इसे जलाने से वो परेशान हो जाए। राहुल ने दिए को उठाया और पर्दों में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी। पुराने कपड़े और लकड़ी के सामान में आग बहुत जल्दी पकड़ गई। सावित्री चिल्लाने लगी। उसकी आवाज में दर्द था। वो कह रही थी कि राहुल ने उसका घर जला दिया है। उसने कहा कि वो इसके लिए राहुल को माफ नहीं करेगी।
आग की रोशनी में सावित्री का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो बहुत गुस्से में। जैसे जैसे आग बढ़ती गई, सावित्री की चीखें तेज होती गईं। वो कह रही थी कि वो फिर आएगी, हर उस घर में आएगी जहां शादी की रात डर होगा। उसने कहा कि राहुल ने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो कह रही थी कि वो राहुल को भी अपने साथ ले जाएगी। राहुल ने देखा कि बाहर सूरज निकलने लगा है। पूरी रोशनी फैल रही थी। आसमान गुलाबी हो गया था। आग अब पूरे कमरे में फैल गई थी। धुआं भर गया था। सावित्री की चीखें और भी तेज हो गईं। वो कह रही थी कि ये उसका घर है, कोई इसे जलाने का हक नहीं रखता। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर आता गया, सावित्री की आवाज कमजोर होती गई, जैसे कि उसकी ताकत कम हो रही हो। अचानक सावित्री जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें बंद हो गईं। राहुल ने उसे उठाया और बाहर ले गया। गांव के लोगों ने आग बुझाने में मदद की। सावित्री की सांस चल रही थी, लेकिन वो बेहोश थी। राहुल ने देखा कि उसका चेहरा फिर से सामान्य लग रहा था। वो डरावनी चमक गायब हो गई थी। जब सावित्री होश में आई तो वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। उसे कुछ याद नहीं था कि रात में क्या हुआ था। उसने पूछा कि हवेली में आग कैसे लगी। राहुल ने उसे सब कुछ बताया। सावित्री को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जली हुई हवेली को देखकर उसे समझ आ गया कि कुछ तो हुआ था। उसने कहा कि उसे सिर्फ इतना याद है कि वो बहुत डरी हुई थी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। गांव के लोगों ने राहुल और सावित्री को बताया कि किरण पिशाचिनी का श्राप अभी भी है। वो कहते हैं कि जिसने भी उस सुबह एक औरत की हंसी सुनी, वो आज तक पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। कुछ लोगों को रातों में नींद नहीं आती, कुछ लोगों को अजीब सपने आते हैं। राहुल और सावित्री ने फैसला किया कि वो देवपुर छोड़ के शहर चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो यहां अब एक दिन भी और नहीं रुक सकते। लेकिन आज भी देवपुर गांव में सुबह 4 से 5 बजे तक कोई भी खिड़की या दरवाजा नहीं खुलता। लोग कहते हैं कि उस समय जो रोशनी आती है वो सिर्फ रोशनी नहीं होती, वो किरण पिशाचिनी होती है, जो अभी भी ढूंढती रहती है डरी हुई दुल्हनों को। गांव के लोग कहते हैं कि हवेली जलने के बाद किरण पिशाचिनी और भी गुस्से में है। अब वो पूरे गांव में घूमती है, नए घर ढूंढती है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सुबह के समय ध्यान से सुने तो आज भी पायल की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी एक औरत की हंसी भी। लेकिन कोई भी इसे सुनने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बच्चे कहते हैं कि कभी कभी उन्हें लगता है कि कोई उन्हें बुला रहा है, लेकिन बुजुर्गों ने मना कर देते हैं कि वो कभी भी सुबह के समय बाहर ना निकले। राहुल और सावित्री शहर में खुशी से रहते हैं, लेकिन राहुल कभी भी सुबह की पहली किरण को देखकर नहीं डरता। उसे हमेशा उस रात की याद आ जाती है जब उसकी जिंदगी बदल गई थी। वो भूत प्रेत में यकीन करने लगा है। उसकी साइंटिफिक थिंकिंग बदल गई है। वो जानता है कि कुछ चीजें साइंस से भी बड़ी होती हैं। सावित्री को कभी कभी अजीब सपने आते हैं जिसमें वो एक जली हुई हवेली में होती है। उसे लगता है कि कोई उसे वापस बुला रहा है। देवपुर गांव में आज भी बुजुर्ग नई पीढ़ी को समझाते हैं कि शादी की रात कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डर किरण पिशाचिनी को बुलाता है और अगर वो एक बार आ गई तो फिर जाने का नाम नहीं लेती। वो कहते हैं कि डर एक इन्विटेशन है उसके लिए। जितना ज्यादा डर होगा उतनी जल्दी वो आएगी। गांव में अब भी कुछ लड़कियां हैं जो शादी से डरती हैं। उनके माता पिता उन्हें किरण पिशाचिनी की कहानी सुनाकर समझाते हैं कि शादी की रात खुश रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लड़कियां फिर भी डरती हैं। उनके घर वाले एक्स्ट्रा सावधानी बरतते हैं। वो सुबह 4 बजे से पहले ही सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किरण पिशाचिनी सिर्फ एक कहानी है, लेकिन जो लोग उस रात राहुल के घर के पास थे वो जानते हैं कि कुछ चीजें सच होती हैं। कुछ श्राप सच में काम करते हैं और कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सावित्री बदल गई थी, कैसे उसकी आवाज बदल गई थी, कैसे उसमें अजीब सी ताकत आ गई थी। आज भी अगर आप देवपुर गांव जाएं और किसी से पूछें कि सुबह की पहली किरण के बारे में, तो वो आपको वही कहानी सुनाएंगे। वो कहेंगे कि सुबह की रोशनी यहाँ सिर्फ रोशनी नहीं होती, वो किरण पिशाचिनी होती है जो आज भी ढूंढती रहती है अपना नया घर। वो कहेंगे कि अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा। गांव के पंडित जी कहते हैं कि किरण पिशाचिनी को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। जब तक उसे जलाने वाले लोगों को सजा नहीं मिलेगी तब तक वो भटकती रहेगी। ये कहानी आपको दिखाएंगी कि इंसान के अंदर कितनी शक्ति छुपी होती है। हर एपिसोड के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर कुछ बदना है। शायद आप अपने डर का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे, शायद आप किसी को माफ कर देंगे, शायद आप अपने सपनों के पीछे भागने का साहस जुटा लेंगे। यही तो है इन कहानियों का असली मकसद। तो क्या आप तैयार हैं इस जर्नी के लिए?
क्या आप हिम्मत कर सकते हैं हमारे साथ चलने की? अगर हाँ, तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बनिए हमारी ग्रोइंग कम्युनिटी का हिस्सा। यहाँ आप सिर्फ लिसनर नहीं हैं, आप हैं हमारे साथी, हमारे दोस्त। हर नई कहानी के साथ हमारा परिवार बढ़ता जाता है। याद रखिए, हर रात 9 बजे जब घड़ी की सुइयां मिलती हैं तो शुरू होता है हमारा सफर। एक ऐसा सफर जहां डर और प्रेम साथ चलते हैं, जहां रहस्य और सच्चाई हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये अनोखा सिलसिला 9 PM हॉरर में।